हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस फॉर हिस्ट्री। मैं सौरभ आप सभी का अपने इस क्लास में स्वागत करता हूं। आज मैं विश्व इतिहास से प्रबोधन युग, जिसको हम लोग इनलाइटमेंट एरा भी कहते हैं, प्रबोधन युग से आप क्या समझते हैं, इसके प्रभावों का वर्णन करें, इस विषय को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। 18वीं शताब्दी में यूरोप में वैचारिक स्तर पर एक नया दृष्टिकोण का विकास हुआ जो धर्मनिरपेक्षता, अनुभूति मूलक ज्ञान, यांत्रिक ब्रह्मांड, मनुष्य की अच्छाई, देववाद आदि पर आधारित था और उसे सम्मिलित रूप से प्रबोधन की संज्ञा दी गई। इस प्रबोधन को ज्ञानोदय काल में लेखकगण सामाजिक बुराइयों का उद्घाटन करने में अपनी प्रतिभा का प्रयोग करने लगे। उनका नारा था तर्क, सहिष्णुता और मानवता। प्रबोधन युग में सर्वसाधारण के विचारों एवं दृष्टिकोण में विज्ञान एवं तर्क के कारण काफ़ी परिवर्तन आ गया था, इसलिए इसे बौद्धिक क्रांति भी कहा जाता है। बौद्धिक क्रांति में चिंतन का केंद्र मनुष्य था एवं इसका परम लक्ष्य मानव कल्याण स्वीकार किया गया था। इस युग में बौद्धिक आंदोलन ने मध्य युग की परंपराओं का तिरस्कार किया। अब प्रत्येक विषय की वास्तविकता को समझने की कोशिश की गई तथा उसे विज्ञान और बुद्धि की कसौटी पर परखा जाने लगा। इसके अतिरिक्त अपनी पूर्ववर्ती वैज्ञानिक प्रगति से प्रभावित थे। इसके जो प्रवर्तक थे अपने पूर्ववर्ती वैज्ञानिक प्रगति से प्रभावित थे, अतः उन्होंने किसी एक ही विषय अथवा दिशा की ओर कदम ना बढ़ाकर विभिन्न विषयों की सत्यता एवं उपयोगिता पर समालोचनात्मक दृष्टि डाली। उन्होंने चर्च के दोषों, शासन व्यवस्था की खामियां, सामाजिक असमानता और उत्पीड़न तथा आर्थिक व्यवस्था की तरफ ध्यान आकर्षित किया। सामंतवादी समाज, रूढ़िवादी धर्म और निरंकुश राजतंत्र सभी को ठुकरा दिया गया। विभिन्न क्षेत्रों में जो नए विचार इस युग में विकसित हो रहे थे, उसमें विभिन्नताओं के बावजूद कुछ समन्वय प्रवृत्ति थी। नए विचारक मानते थे कि विश्व एक मशीन के समान है जो कतिपय प्राकृतिक नियमों के अनुसार कार्य करता है। उन्होंने यह कहा कि एक बार प्रकृति का निर्माण हो जाने के बाद कोई अज्ञात सत्ता उसके नियमों का संचालन नहीं करती, बल्कि उसका संचालन प्राकृतिक नियमों से होता है जो शाश्वत एवं अपरिवर्तनीय है। मनुष्य का हित इसी में है कि वे इन नियमों का अतिक्रमण ना करें। बुद्धि और तर्क द्वारा प्राकृतिक नियमों का परिज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। सब मनुष्य एक समान उत्पन्न होते हैं। उनमें जो विषमता पाई जाती है, इसका कारण उनको शिक्षा एवं उन्नति के समान अवसर नहीं मिलना है। आगे चलते हैं। इस युग के में विचारों, संस्थाओं और पद्धतियों का अत्यधिक सूक्ष्म ढंग से परीक्षण किया गया। इस युग में साहित्य ने तत्कालीन समाज को जागृत करने में अपूर्व योगदान दिया।
इस युग के साहित्य की विशेषताओं के बारे में इतिहासकार लिखते हैं कि साहित्य में चमक थी, आवेश था, व्यंग था, किंतु साथ ही साथ में इस बात का अपरिमित विश्वास था कि मनुष्य और उसकी संस्थाओं में पूर्ण होने की असीम शक्ति विद्यमान थी। प्रबोधन आंदोलन ने 18वीं सदी में फ्रांस में बहुत ही स्पष्ट और सशक्त भूमिका अदा की। पश्चिमी यूरोप में, विशेषकर फ्रांस और स्कॉटलैंड में, विचारकों को सामूहिक रूप से फिलाजाइस के नाम से जाना जाता था। इस काल में अधिकांश प्रवर्तक या तो फ्रांसीसी थे या फ्रांसीसी विचारों से प्रभावित थे। इसमें कुछ प्रमुख विचारक मॉन्टेस्क्यू, वॉल्टेयर, एडम स्मिथ, रूसो आदि थे। अब हम इसके प्रभाव को देखेंगे। 18वीं सदी में अनेक ऐसे शासक हुए जिन्होंने अपने देश की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था को नए विचारों के अनुरूप ढालने की कोशिश की। निरंकुश, स्वेच्छाचारी एवं दमनशील राजस्व की जगह उदार, लोकहितवादी, प्रबुद्ध व सर्वसाधारण के कल्याण हेतु राजस्व की स्थापना की गई। प्रबोधन का प्रभाव जनसाधारण पर भी उल्लेखनीय रहा। तर्क का प्रयोग करते हुए इस युग के प्रबुद्धवादियों ने सामाजिक असमानता, अत्याचार तथा शोषण से जनसाधारण को लड़ने के लिए प्रेरित किया। इस युग के यूरोपीय राज्य स्वेच्छाचारी और निरंकुश थे, पर वे जागृति की नई लहर से सर्वथा अछूते बने रहे। यह संभव नहीं था। प्रबोधन का प्रभाव प्रशासनिक सुधारों के रूप में देखा जा सकता है। इन सुधारकों के अंतर्गत शासन का कार्य अधीनस्थ शाखाओं में स्पष्ट रूप से विभाजित कर दिए गए। कानून की संहिता, कर प्रणाली में न्याय संगत संशोधन में प्रबोधन का प्रभाव देखा जा सकता है। प्रबोधन का प्रभाव धर्म एवं अध्यात्म के क्षेत्र में स्पष्ट रूप में परिलक्षित हुआ। नए विचारों के कारण मनुष्यों की धार्मिक परंपरागत विचारों के प्रति आस्था कम होने लगी। यूरोप में अनेक विचारक चर्च के विश्वासों और मान्यताओं के विरुद्ध खुले तौर पर आक्षेप करने लगे। यह कहा जाने लगा कि वास्तविक धर्म क्या है, इसका निर्धारण भी तर्क द्वारा किया जाने लगा। इस समय यूरोप में अनेक ऐसे विचारक भी हुए जो न केवल धर्म विरोधी थे, अपितु ईश्वर की सत्ता पर संदेह प्रकट करते थे। प्रमाणवाद के विरुद्ध जो लहर इस युग में फैल रही थी, उसी का परिणाम था वास्तविकवाद के विचार भी यूरोप में प्रबल होने लगे। यह स्मरणीय है कि बुद्धि स्वतंत्रता की इस विचारधारा को केवल शिक्षित वर्ग ही समझ सकता था। सर्वसाधारण जनता अब भी ईसाई धर्म और चर्च के प्रति अगाध श्रद्धा रखते थे। प्रबोधन का प्रभाव जनसाधारण पर उल्लेखनीय रहा। इस युग में प्रबुद्धवादियों ने सामाजिक समानता, शोषण
और अत्याचार से जनसाधारण को लड़ने की प्रेरणा दी। यह माना जाता है कि फ्रांस की क्रांति की पृष्ठभूमि प्रबुद्धवादियों ने ही तैयार की थी। यह माना जाता है कि मजहबी उदारता की विजय तथा बुद्धिवाद का विकास 18वीं सदी में हुई। उद्योगों और मशीनों के प्रचार से लोग मजहब की तरफ से लापरवाह हो गए। प्रबोधन युग के विचारकों ने सारे चर्च को दरकिनार कर दिया। धर्म के प्रति सहिष्णुता या उदासीनता अब प्रगति का प्रतीक बन गई। दार्शनिकों ने समाज, विश्व इतिहास, मानव नियति के बारे में ऐसे सिद्धांत प्रस्तुत किए जिससे ईसाई व्याख्याओं की कोई भूमिका नहीं थी। इस प्रकार हमारा यह विषय यहाँ समाप्त होता है। धन्यवाद।